अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ अफवान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे स्टूडियोज़ में हम एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेसमैन को और मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाते हैं। आज जो हस्ती हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो एक बहुत लंबे अरसे से पोल्ट्री के बिज़नेस से वाबस्ता हैं और पोल्ट्री के हवाले से उनका बहुत ज़्यादा ग्रिप है। तो आजकल के हालात के तनाज़ुर में हमने ये ज़रूरत महसूस की कि लोगों को पोल्ट्री के प्राइसिंग के हवाले से, क्वालिटी के बारे में और बाकी जो भी उसके सीक्रेट्स हैं उसके बारे में आपको आगाह करें। तो हमने उमर धामी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और आपने रौनक बख्शी और हमें टाइम दिया। आसिफ भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मददू किया। आई एम थैंकफुल टू यू और मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो सर पोल्ट्री के हवाले से हमने बात करनी है, तो हमें बताएं कि आप पोल्ट्री के बिज़नेस में आप कब से हैं और कैसे आप इस फील्ड में आए? देखिए, आम रूटीन में तो ऐसे ही होता है कि यहाँ तो आपके वालिद या चचा या आप तो फैमिली बिजनेस हो तो आप आ जाते हैं, या फिर कोई किसी काम के हवाले से कुछ ना कुछ करते कराते आप उस बिजनेस फील्ड में आ जाते हैं जिसमें आप कामयाब हो जाते हैं। तो मेरा जो है पहले से मिलता है, मेरे वालिद साहब का पोल्ट्री फीड का बिजनेस था। और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, तो फिर बाद में मैंने पोल्ट्री के हवाले से मेडिसिन का आगाज़ किया और मेडिसिन की फील्ड से वाबस्ता हो। और यानी फैमिली ओन एक किस्म का आप बिजनेस कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वो पोल्ट्री फीड जो इस्तेमाल होती है उसमें उनका काम था, लेकिन उनके वफात के बाद तो बिजनेस ख़त्म हो गया। ओके। लेकिन उसको हम कैरी ऑन कर सकते हैं कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली, दैट वाज 1994 के अंदर मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। और उसमें हमने ये पोल्ट्री मेडिसिन के हवाले से मैंने इसमें काम शुरू कर दिया आपने। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आजकल बड़ा ये हम बड़े से सुन रहे हैं कि ब्रायलर मुर्गी खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है और डॉक्टर्स भी मना करते हैं, हकीम भी मना करते हैं, हर बंदा इसको मना करता है कि आप इसको ना खाएं, कि जो मुर्गी खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती वो आपको क्या करेगी। और प्लस इसको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं और बहुत सारे फीड्स में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कि मुज़र सेहत हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें दो तीन बातें हैं जिनको जरा नोट कर लेना चाहिए। पहली बात तो मैं मतलब चूंकि मैं अपनी पोल्ट्री फीड से वाबस्ता हूँ, तो मैं ये आपके देखने वाले नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये कतई नुकसानदेह नहीं। फिर स्पेशली पाकिस्तान की जो पोल्ट्री है, कहा ही जाता है और बहुत सी रोमर्स भी आप देखते हैं अपना, क्योंकि ये इसमें कुछ हार्मोन्स मिक्स करते हैं जिससे बड़ा हो जाता है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली पोल्ट्री में जो हम गोश्त खाते हैं, जिसे गोश्त खाने वाली मुर्गी कहते हैं, जिसे आम हम जुबान में ब्रायलर का नाम देते हैं, जी बिल्कुल। वो एक ऐसी ब्रीड है जो बहुत जल्दी वजन कर जाती है। अच्छा। और हम उसे एक बैलेंस फीड जो है या बैलेंस खुराक जो है, मुतवाज़न खुराक जो है, वो उसको देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो जाए। दूसरी बात है कि इनको जो मेडिसिन दी जाती है वो एक हिफाजती नुक्ते नज़र से दी जाती है, और बाज़ औक़ात अगर कभी फ्लॉक में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या डिजीज़ आ जाए तो उससे बचाव के लिए दी जाती हैं। उसका एक ख़ास विदआउट पीरियड होता है कि जिसके दौरान जो है वो आप गोश्त खा नहीं सकते, लेकिन वो सिर्फ 3-4 दिन का होता है, उसके बाद फिर आप खा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुर्गी अच्छी तरह पका के खाई जाती है, और जब वो इतनी पका के आप खाते हैं तो उसमें तो बेचारे जो प्रोटीन भी तो थे वो भी बच जाते हैं, तो बाकी वो कहाँ रह गया। अलबत्ता मैं सिर्फ यहाँ पे एक इजाफा ये करूँगा कि हमें ना हर काम बैलेंस करना चाहिए। मतलब अगर आप ये कहें कि जी मैं हफ्ते के 7 डेज के अंदर ही आप मुर्गी का गोश्त खाएंगे, तो मेरा ख्याल है हर तरह की ज्यादती हो जाती है, और किसी भी चीज़ की ज्यादती हो नुकसान का बायस बनती है। जी बिल्कुल। तो इत्तेदाल के साथ आप गोश्त खाएं, जिस तरह डॉक्टर बताते हैं, तो आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हाँ हम ब्रायलर खा खाएं, सकते हैं। और ये बहुत ही बेनिफिशियल। अच्छा, हमने ये सुना है कि जो कि आमतौर पे आम फहम एक लोगों में पाया जाता है कि जो इसकी फीड है उसमें पिग की शामिल किया जाता है फॉर प्रोटीन सोर्स, उसको बड़ा करने के लिए। तो क्या ये नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस पॉडकास्ट की वसातत से सबको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ना इसकी कोई किस किस्म की फीड सोर्स या बिग वगैरह यूज़ किया जाता है। और
अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर के ममालिक में ज़रूर ऐसा होता होगा, वो यूज़ भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ना ही ये यहाँ पे कभी इम्पोर्ट हुआ है और ना ही इस तरह की कोई चीज़ फीड में इस्तेमाल होती। इसमें सोयाबीन, मकई एज ए प्रोटीन सोर्स। हाँ जी, नज़र होती। तो अच्छा, जो ये सुनते हैं हमारे ये अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती, तो ये हमें क्या खड़ा करेगी, ये हमें क्या प्रोटीन देगी? नहीं, तो इसका ये स्पेसिफिक इसका होता है, खसूसियत में शामिल है कि ये खड़ी नहीं हो सकती, या ये तो फीड इसको ऐसे दी जाती है कि ये खड़ी नहीं हो पाती? नहीं, कोई भी ऐसी फीड नहीं होती। हालांकि जो फीड होती है ना, वो बैलेंस मटेरियल होती है कि जो फीड एक मुर्गी को देनी चाहिए, जो हमारे रिसर्चर ने बताई है कि जी इतनी जो अपना जो आपने देनी है उसके मुताबिक वो फीड बनाई जाती है और वो उसके मुताबिक खाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, खड़ी नहीं होती और उसका वो आपको क्या देगी, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन का जो ड्यूरेशन है वो अपना 6 से 8 वीक्स होता है। ओके, ठीक है, 6 से 20 में ये चूजे से तैयार हो गए, तैयार हो जाता है। तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो तक इसका वजन जो है आ जाता है। हाँ जी। क्योंकि ये एक ऐसी ब्रीड है जो जल्दी वजन करती है। ये ब्रीड की किस्म है? ये ब्रीड की किस्म है। ओके। ये हर मुर्गी नहीं करती, ये इस ब्रीड में ही एक अपना मौजूद है कि जल्दी वजन कर जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये अभी छोटा बच्चा ही होता है जो इतना वजन कर जाता है। अगर इसको आप बढ़ा कर आप देख लें, जैसा हमारे इसको ब्रीडर फार्म जो है जहाँ से इसका अंडा असल किया जाता है, ये मरी अब्टाबाद वगैरह में फार्म लगे हुए हैं, तो वहाँ पे ये 4, 4.5, 5 केजी से ऊपर का आपको बर्ड नजर आएगा और आपको देखे हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा मुर्गा कहाँ से आ गया। लेकिन उमर साहब, मैंने एक दफ़ा बच्चों के लिए चूजे ले आया, तो वो मेरा ब्रायलर की बिकते हैं 10 से 20 रंग बिरंगे। अच्छा, वो जो रंग बिरंगे चूजे आप बात कर रहे हैं वो ब्रायलर नहीं होते। हमारे यहाँ पोल्ट्री में 2 तरह की जो ब्रीड यूज की जा रही है, एक अंडे वाली मुर्गी और एक गोश्त वाली मुर्गी। गोश्त वाली मुर्गी से हम अंडा नहीं लेते। गोश्त वाली मुर्गी से आप गोश्त लेते हैं, 6 से 8 हफ्तों में आपका बर्ड तैयार हो जाता है, आप उससे अपना गोश्त खा लेते हैं। जो अंडे वाली मुर्गी होती है जिसे हम लेयर का नाम देते हैं, तो वो एक ऐसी ब्रीड है जो अंडा ज्यादा देती। हाँ हाँ, ठीक है, यानी कि वो आपको 280 से 320 अंडे साल के अच्छा दे देती है और ये सबसे ज़्यादा मतलब अंडे देने वाली मुर्गी शुमार होती है। तो हमारे यहाँ ये ब्रीड एज ए अंडे के लिए इस्तेमाल होती है। तो वो जो आप बयान कर रहे हैं ना कि वो जो बच्चे जो मिलते हैं उसमें वो जो मुर्गे शामिल होते हैं, जो मुर्गे जो अंडा तो नहीं देंगे मुर्गे, हाँ जी। तो वो आपको कलर में मिल जाते हैं। तो वो डायरेक्ट नहीं, वो रंग किया था उन्होंने, जी जी, कलर किया था। पूछने का मतलब ये था, मकसद मेरा ये था कि वो उसको हमने चूजों को 6 महीने हमने बड़ी अच्छी खुराक दी, उनको घुमाया फिराया, लेकिन 6 महीनों में भी वो 1 किलो से ऊपर ना हो सके। हाँ सर, वो तो उसकी वजह ये है ना कि वो उसकी ब्रीड दूसरी वो लेयर है। जब ले, ठीक है, इसलिए वो बड़े भी नहीं होंगे, बल्कि बड़े तो होंगे, लाजमी बात है वो बड़े तो होंगे, लेकिन अपनी उसी जो उनकी ब्रीड की रूटीन उसके मुताबिक वजन नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताइए, जो एक कन्वेंशनल फार्मिंग करते थे मुर्गी की और आजकल कंट्रोल शेड आ गए हैं, एक तो इन दोनों में फ़र्क पहले बता दें। हाँ सर, हमारे यहाँ पहले अपना जो फार्मिंग होती थी उसे ओपन शेड फार्मिंग का नाम भी दिया जाता है, जिसमें आप ओपनली अपना बर्ड्स को पालते हैं, उसके अंदर अपना ड्रिंकर्स और फीडर रखे होते हैं और उसे हाथों के जरिए अपना मैनुअली डालते थे और उसका 500, 1000, 2000, 5000 तक बर्ड दूध डाला जा सकता था। लेकिन आजकल पिछले 10 से 15 सालों में उसके नुकसानात और फायदे क्या थे, पहले ये बता दें। उसके नुकसानात ये थे कि एक तो फीड बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती थी, ज़ाया बाहर के मौसम माहौल की वजह से बर्ड पे असरात मरतब होते थे, क्योंकि हम बर्ड को जब एक ख़ास एनवायरनमेंट देंगे तभी उसकी अपना बढ़ोतरी होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर होगी, आप जल्दी उससे रिजल्ट ले लेंगे। ठीक है, जब हालात एनवायरनमेंट नहीं इस काबिल के, मौसम ज़्यादा सर्द हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, तो लाजिमी बात है वो जो बर्ड को टेम्परेचर चाहिए वो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर लाजिमी बात है कि वो उसके बॉडी के ऊपर असरात मरतब हो गए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि उस पर खर्चात बढ़ जाते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाती थी, क्योंकि आपने लेबर रखा हुआ, वो मैनुअली फीड डालते हैं, उसको अपना ड्रिंकिंग सिस्टम लगाया हुआ वो आप करते हैं। तो और दूसरी है कि इसमें सिर्फ 5000 या 2-3 हज़ार तक की आप महदूद हो जाते हैं, जबकि जो कंट्रोल शेड्स हैं उसका एक शेड ही तकरीबन 35 हज़ार बर्ड्स का होता है। और वो मुकम्मल अपना डार्क हाउस होता है, बंद होता है, एक तरफ पंखे लगे होते हैं, एक तरफ कूलिंग पैड लगे होते हैं, जिससे उसका एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जाता है। अब चाहे बाहर गर्मी बहुत ज्यादा हो, गर्मी आजकल है या जो भी है, ठीक है, यहाँ सर्दी पड़ रही है,
उससे कोई ताल्लुक नहीं, अंदर एक वही टेम्परेचर रहेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट है, बट उसको उन्होंने एडजस्ट किया होता है, उसके मुताबिक जो है ना वो पंखे और कूलिंग थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए, हर टाइम आपको 24 आवर्स बिजली नहीं, उसमें जी हर बिजली 24 आवर चाहिए। उसके लिए हमारे पास जितने भी कंट्रोल शेड है उन्होंने जनरेटर्स का इंतजाम किया होता है। इससे बेशक थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन वो कॉस्ट कम हो जाती है जो ओपन शेड में आ रही थी। इवन कि आपकी जो लेबर है वो भी कम हो जाती है। ओके, ठीक है, मतलब इसके ऊपर सिर्फ 4 से 5 बंदे जो है वो काम करेंगे एक शेड में, वहां पर भी सिर्फ 3 से 4 हज़ार के लिए 4 से 5 बंदे काम करें, तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ये इसकी वजह से आने से पाकिस्तान में जो ब्रॉयलर की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत फर्क पड़ी, वो बहुत कम हुई है, बल्कि आप कहना चाहिए से कम हो। तो आपने भी एक जमाने में मैंने सुना है कि कंट्रोल शेड लगाया था, तो फिर आप अगर इतनी कम हो गई है प्रोडक्शन, तो फिर आपका वो कंट्रोल शेड कहाँ गया? आपने वो दुखती रख पे हाथ से रख दिया मेरा। मैं बिल्कुल ज़रूर, मैंने भी अपना फार्मिंग की है। फार्मिंग करने से पहले मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि देखिए, फार्मिंग इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। मेरे बहुत से दोस्त अहबाब या कुछ मिलने वाले या कुछ मुझसे मशवरा लेते हैं, तो कहते हैं कि जी मैं अपना काम कर रहा हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो मैं साथ में फार्मिंग कर लेता हूँ एज अ पार्ट टाइम। मैं उनको सिर्फ एक ही बात का जवाब देता हूँ कि देखिए, ये एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इट्स अ फुल टाइम जॉब। एक लाइव बर्ड है, आपने उसकी देख रेख करनी है, देखभाल करनी है, उसको जवान करना है, उसको उस प्रोडक्शन तक लेके आना है जहाँ तक उसको आपने सेल करना है। तो ये मतलब आप समझ लें कि अगर आप आंखें बंद करके चूजा ले लेंगे और वो खुद ब खुद ही अपना ठीक होके मर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये काफ़ी टेंशन वाला काम है। बहरहाल मेरी तबीयत कुछ ऐसी थी कि वो मैं ख्याल है पोल्ट्री फार्मिंग को सही तरीके से नहीं कर पाया। अच्छा, इसमें मेरी अपनी ज़्यादा कोताही है, मैं ये तस्लीम करता हूँ। और जो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इट्स अ टफ जॉब, ये जॉब कोई आसान फुल टाइम जॉब, ये फुल टाइम जॉब है और टफ जॉब है। आपको बिल्कुल इसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, एक एक चीज़ के ऊपर, बर्ड्स की उसकी नकल वकल पे नजर रखनी पड़ती है। आपको ये देखना पड़ता है कि आया इस वक्त उसका जो बर्ड है वो किस सिचुएशन में है, मतलब वो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, टेम्परेचर क्या है, क्या होना चाहिए। ठीक है, बर्ड्स इस वक्त हेल्दी फील कर रहा है, नहीं फील कर रहा, ये चीज़ सब आपको देखनी है। एक्सपीरियंस से आ जाती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कीनली देखना पड़ता है आपको। तो इसकी जो कंट्रोल शेड में जो फीड डालते हैं, ये मेडिकेशन, इसमें इजाफा नहीं हुआ? इसकी कॉस्ट में इजाफा हुआ, होगा कि मेडिकेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। आपको पता है महंगाई में इजाफा हुआ, तो गंदम, मकई, सोयाबीन वगैरह की रेट्स में इजाफा हुआ, तो इसकी फीड की कॉस्ट में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से फार्मर की जो पर कॉस्ट जो है, पर केजी कॉस्ट है ना, वो बढ़ रही। इसमें डेथ रेट भी है जानवरों का कंट्रोल शेड में कंपेयर हुआ है, लेकिन कम होता है एज कम्पेयर टू। बिल्कुल आपने कहा है कि ओपन शेड के मुकाबले में कम होता है। इसी वजह से पिछले 5 से 7 सालों में हमारे बहुत से ओपन शेड फार्म बंद हो गए हैं, उनकी जगह पे कंट्रोल शेड आ गए, स्पेशली पंजाब के अंदर। और अब इसका दायरा जो है वो सिंध और पीके में जा रहा है। वैसे मतलब अगर आज की तारीख में किसी ने कंट्रोल शेड लगाना हो, छोटा सेटअप जितना लगा सकते हैं आप, उसकी क्या कॉस्ट आ सकती है? देखें, अगर आज की तारीख में मैं आपको अगर इक्विपमेंट के हवाले से बताऊं जी, तो इसमें 35,000 का अगर आप शेड लगा रहे हैं, तो ये मिनिमम क्वांटिटी कम से कम। हाँ, अगर आप इतने लगाएंगे तो भी आप अपना तो अगर लैंड कॉस्ट निकाल दी जाए, लैंड की कॉस्ट शामिल ना की जाए, तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर जो है ना वो बात जाएगी। टोटल उसमें आपको जनरेटर्स भी शामिल हैं, सारा कुछ शामिल है, बैकअप वगैरह का। जैसे मेरे एक दोस्त था, उसके उन्होंने बैकअप पे जनरेटर भी लगाया हुआ था, 2 जनरेटर लगाए हुए थे, बिजली का कनेक्शन भी था, उन्होंने भी शेड लगाया था। तो अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने फ्लॉक डाला, उसके बाद उनका पहला जनरेटर बंद हुआ, वो बैकअप पे चले गए, 2-3 घंटे गुजरा भी, पहला ठीक नहीं हुआ था, दूसरा भी खराब हो गया। हालांकि दोनों नए थे, और वो एयर स्पॉट जो था वो तैयार फ्लॉक हो गया। उसके बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया और उन्होंने कहा जी ये हमारे पास का काम नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है, ये ऐसा हुआ है और ये आप सही कह रहे हैं, ये मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। तो उसमें हुआ ये था कि सर, ये अब इसको आप लक भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ कि पोल्ट्री में बहुत फ़ायदा है अगर आप देखें, लेकिन पोल्ट्री 4 चीज़ों पे चलती है। सबसे पहले तो अच्छा चूज़ा, चिक्स जिसे आप कहते हैं, अच्छी नस्ल का चूज़ा जो ठीक हो वो मिले, चूज़ा मिले आपको, A ग्रेड चूज़ा मिले। फिर उसके बाद आपको एक अच्छी फीड मिलनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी फीड के अंदर किसी किस्म की अपना
टॉक्सिन का ना मसला हो या फीड का जो इतने उसमें बैलेंस जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक वो तैयार की गई हो। और तीसरी है आपकी मैनेजमेंट, वो ये चेक एंड कंट्रोल करती रहे कि आया अब जनरेटर ठीक है, बर्ड्स को कैसे रखना है, पानी कितनी ज़रूरत है, वैक्सीन प्रॉपर हुई हैं, फीड जितनी हिसाब से आपने डालनी है आपने उसे डाली है, ये मैनेजमेंट हो गई। और चौथी जो मैं कहता हूँ वो है आपकी किस्मत। अच्छा, अगर आप ये 3 चीज़ें पे काबू कर लेते हैं और अभी किस्मत नहीं है तो यकीन करें कि फिर वो लॉस कुछ भी हो सकता है, जो कि फिर आपकी पोर्ट्री महंगी आ सकते हैं। तो ये ऐसा है, किस्मत बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे 25% में मैं किस्मत का भी साथ दूंगा कि ये अभी ज़रूरी है। तो ऐसा हो जाता है सर, लेकिन ये मैं कहूँगा कि हर जगह भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ इसको एक और ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड में आपसे बात ये कहूँगा कि हम इसे हलाल जुआ भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, हलाल जुआ इसलिए कहते हैं कि इसमें आपको विद इन 45 डेज रिजल्ट मिल जाता है। मिल जाता है। आप यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है, आपके पैसे बच जाते हैं या फिर अपना लॉस आ जाता है। उसकी वजह सारी ये है कि हमारी जो प्राइसेस हैं वो फिक्स नहीं है। हाँ। हमारे चूज़े की प्राइस फिक्स नहीं है, हमारे चूज़े का रेट डेली अनाउंस होता है। ओके, हमारी जो मंडी है जहाँ भी चूज़ा सेल आउट होता है वो डेली लगती है, उसका अपना डिमांड एंड सप्लाई से उसका रेट निकलता है। ठीक है, हमारी इवन के जो ये फीड प्राइसेस हैं ये पे अप एंड डाउन होती रहती हैं। तो आप किसी भी तौर पे आप जो आज चूज़ा खरीद रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आज की मिसाल दूं, आज 180 रुपीज़ का चूज़े का रेट है, एक डे ओल्ड का 180 रुपीज़ का आज का रेट है। तो आप नहीं कह सकते कि आज से 45 दिन बाद जब आपका चूज़ा ये 180 का तैयार होके बाहर आएगा तो आपको कितने का कॉस्ट करेगा और उस वक्त क्या रहेगी रेट के साथ। ये वेरी करता रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए इसमें प्रॉफिट का रेशो भी वेरी होता रहता है। तो यहाँ जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होता है वहाँ पे लाजमी बात है कि रिस्क बढ़ जाता है, वहाँ पे आपको लॉस भी ज़्यादा। अच्छा, उमर साहब आपने प्राइसिंग की बात कर दी, मैं अभी इस टाइम ही आ रहा था, इस तरफ ही आ रहा था। तो प्राइसिंग में सुना बड़े बड़े माफियाज बैठे हैं, अपनी मर्जी से रेट सेट करते हैं, वो कैसे सेट करते हैं? सर आमूमी तौर पे आम तौर पे हमारे, मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं आपसे चाह रहा, लेकिन मैं तरीक़ाकार पूछने जा रहा हूँ कि कैसे। यार बड़ा सिंपल सा है, देखिए असूल से याद रखिए, मैं सबको बता भी देता हूँ कि इसमें बहुत आसान सा है कि ये डिमांड एंड सप्लाई पे इसकी प्राइसेस निकलती है। मंडी के अंदर जब जितनी जिसकी डिमांड निकलती है उस हिसाब से ये इसकी ना ऊपर जाती है मंडी, फिर नीचे आती है। एक इसका हम फार्म रेट निकालते हैं। आजकल गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। गवर्नमेंट कहती है कि जी फलां रेट आपने निकालना है, ठीक है। वो हमारी एसोसिएशंस हैं उनके ऊपर भी वो थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं। तो इस लिहाज से कुछ रेट्स जो है ना उसके मुताबिक निकलते हैं। लेकिन आप समझ लें कि 90% मैं ये कहूँगा कि रेट जो है जो पोल्ट्री का सेट होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे सेट होता है 90%। हाँ जी, हाँ, जहाँ डिमांड बढ़ जाती है तो वहाँ पे रेट्स भी बढ़ जाते हैं, और जहाँ डिमांड कम होती है वहाँ पे रेट्स कम हो जाते हैं। आज की मिसाल देखिए, आजकल चूंकि ईद का सीजन, अभी ईद गुजरी है बकरी, तो इस वजह से आजकल आपको रेट कम मिलेंगे। आप तो आज से 45 डेज पहले जिन्होंने फ्लॉक्स चिक्स लेकर ना जाओगे वो तो लॉस में आ गए, इनको लॉस में जा रहा है। बिल्कुल जी, पहले ये किसी वक्त होता था कि आप अगर वो 6 फ्लॉक यूज़ कर रहे हैं, 6 फ्लॉक डालते हैं एक साल में, तो उसमें से 3-4 फ्लॉक तो आपको अच्छे मिल जाते थे, मतलब आपको प्रॉफिट हो जाता था, हर फ्लॉक में मिल जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अब आप जब जो फार्मर है वो नुकसान नहीं बर्दाश्त करेगा, तो नुकसान है, वो नुकसान नहीं बर्दाश्त करता है। वो ऐसा स्टेक होल्डर है हमारी पोल्ट्री फील्ड में कि जो चूज़ा भी बाई करता है, जो फीड भी बाई करता है, मेडिसिन भी बाई करता है, बाद में उसको चूज़े को पाल के जब अपना उसको प्रोडक्शन निकालता है तो फिर रिस्क भी देख रहा होता है, बेयर कर रहा होता है कि उससे प्रॉफिट है या नहीं। अच्छा मतलब हमारी जो लोकल पोल्ट्री प्रोडक्शन का म्यार है, क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है? जी बिल्कुल करता है, मैं इस बारे में यही कहूँगा। लेकिन जाहिर है कि अभी हमारी, मैं नहीं समझता कि पोल्ट्री बहुत ज़्यादा, हमारी पोल्ट्री ने ग्रोथ की और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स जो है ना हमारे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में है। इसलिए आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ साल में एक दफ़ा हमारी पोल्ट्री की पूरी एक्सपो होती है जो इंटरनेशनल एक्सपो कहलाती है, और बाहर के ममालिक के लोग भी यहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं, और काफ़ी रिसर्च हो रही है इस सिलसिले में यहाँ पर भी पाकिस्तान में। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जो है दुनिया का तकरीबन 8वां मुल्क ऐसा है जो पोल्ट्री प्रोडक्शन में इस वक्त 8वें नंबर पे है। और जनूबी एशिया के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का 3रा नंबर है जो पोल्ट्री प्रोडक्शन सबसे। अच्छा मतलब ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी
चीज़ क्या है हमारी पोल्ट्री की, और अगर बाई प्रोडक्ट्स की बात करें तो बाई प्रोडक्ट्स की भी कोई एक्सपोर्ट है हमारी? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ एक्सपोर्ट हो रही है। 2.24 मिलियन की एक्सपोर्ट हमारी जो है ना, पिछले 2000 $2.24 मिलियन की डॉलर की एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। रॉ चिकन की या बाई इसमें जी बाई प्रोडक्ट्स आता है, रेडी टू ईट आता था सर, ओके। और चिकन भी आता है, प्रोसेस्ड चिकन भी आता है। बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी ट्रेंड एक बन रहा है, अभी उस तरह नहीं है। हम लोग अभी भी, अगर आप देखेंगे, जब आपने गोश्त लेना होता है तो आप खुद जाके अपने सामने हलाल करवा के जो है वो देते हैं, पसंद तो करता अभी रेडी टू ईट और प्रोसेस जो अपना मीट है उसकी तरफ हम बहुत कम रुझान है। तो आस्ता आस्ता टाइम लगेगा, चेंज होगा ये बात। है। वैसे भी वो लोग चाहते हैं कि हम और अगर ये आ जाता है तो फिर मैं आपको बताऊं कि ये फिर पोल्ट्री की जो मीट की प्राइस है ना वो फिक्स होती चली जाएगी, ओके। क्योंकि जब आप उसको आप प्रिजर्व कर लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं हाँ जी। तो फिर ऐसा, अदरवाइज तो आप इस चीज को स्टोर नहीं कर सकते, तभी तो हमारी प्राइसेस अप एंड डाउन रहती हैं। कुछ तो एकदम कहते हैं बड़ा हो जाता है। हाँ जी जी। वो उसने पता नहीं क्या फीड में आपने डाला होता है कि वो 2-4 दिन अगर वो ना सही लो तो वो नहीं, डेढ़ किलो हो जाता है। बड़ा होना ही है, लाजमी बात है, उसने तो अपनी ग्रोथ की करनी है, उसने तो फीड खानी है। तो मैं एक एग्जांपल और देता होता हूँ कि ब्रीड के हवाले से एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि आपने कभी जापान के जो सोमो पहलवान है उनको देखा है, तो उनके जो बच्चे भी होते हैं ना वो भी माशाल्लाह बहुत हेल्दी होते हैं, सेहतमंद होते हैं, हमारे बच्चों से कई गुना ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो मेरा ख्याल है मीट भी वही, खाना भी वही खाते हैं जो आम रूटीन में खाते हैं, लेकिन उनकी जीन्स ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि ब्रीड ऐसी है कि फौरी तौर पे जो है ना वो हेल्थ। ऐसा कोई और ब्रीड भी है अदर देन ब्रायलर जो कि पाकिस्तान में अभी चल रही है? पाकिस्तान में ब्रायलर जो है वो गोश्त खाने में हाल हो रहा है, गोश्तली वही हो रहा और उसके अलावा जो है लेयर जो है अंडे की होती है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ जो हमारी अपनी गोल्डन मिस्री के नाम से या गोल्डन के नाम से जो ब्रीड है वो आई हुई है, वो हम एज अ देसी करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। यानी कि देसी मुर्गी जिसने खानी, अब देसी मुर्गी तो गाँव के तो मुर्गियाँ हम अब नहीं पालते जो मिले, तो आप घरों में रखी थी लोगों ने, जहाँ रही पूरी घरों में रखी हुई है, तो वो देसी तो नहीं, तो वो क्योंकि देसी की प्रोडक्शन बहुत कम है। हाँ जी। एक तो उसका अंडा जो है वो भी कम आता है, हफ्ते में मतलब 3 अंडे देती है, और गोल्डन मिस्री जो है वो हफ्ते में 4-5 अंडे देती है, जो कि लेयर जो है वो 6 अंडे दे देती है। तो इस अंडे के हवाले से भी गोल्डन मिस्री अच्छी है, लोग उसको एज अ देसी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, और पाकिस्तान की रिसर्च है अच्छी है, हमारे यहाँ ये इस्तेमाल हो रही है, लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसकी भी फार्मिंग हो रही। यूजुअली जो बाजारों से एज देसी मुर्गी करके बेचते हैं वो देसी नहीं होती, वो यही गोल्डन मिस्री गोल्डन मिस्री में वो भी फार्मिंग वाली है, फार्मिंग वाली है, लेकिन उसका जो टेक्सचर है गोश्त का वो लाजवाब बात है। देखिए उसकी ये वजह है कि उसने अपने एक खास रूटीन और टाइम के मुताबिक ना वेट गेन करना, तो वो उसके मुताबिक, ब्रीड मुताबिक वो आपको उसका जायका टेस्ट जो है ना वो अलग आए। अच्छा उमर साहब, अगर कोई पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आप क्या राय देंगे, वो करे या ना करे, या वो कंट्रोल शेड में आए, या वो मेडिसिन की बिजनेस में आए, या फीड के बिजनेस में आए, और क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी? देखिए अगर पोल्ट्री में आना चाहिए तो पोल्ट्री फार्म सबसे पहले आप आएंगे, क्योंकि मेडिसिन या फीड के लिए फिर आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ए लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप ऊपर को समझेंगे पूरी चेन को। तो पोल्ट्री फार्म द बेस्ट वन, लोग आते हैं, आना चाहिए अगर आपके पास जगह है और रोड पे है करना चाहते हैं, और आप रिस्क उठाने का हौसला भी रखें, क्योंकि याद रखिएगा, मैं फिर कह देता हूँ कि जहाँ पोल्ट्री में आपको प्रॉफिट भी मिलेगा वहाँ पे आपको लॉस भी उठाना पड़ेगा। ये सेम सोच के अगर आप आएंगे तो फिर कोई मसला नहीं है, इसमें अल्लाह ताला बरकत डालेगा, कोई ऐसी बात। पोल्ट्री इंडस्ट्री के मुझे कुछ चंद एक बड़े बड़े चैलेंजेस बता दें कि क्या है, ताकि अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या वो ऑलरेडी कर रहा है तो। इसका चैलेंज जो सबसे बड़ी है कि हमारी जो फीड है वो उसके रेट्स बढ़ रहे, वो रेट ज़्यादा है। अगर हमारे फीड के रेट कम हो जाए, ठीक है, तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और हमारा पाकिस्तान में जो मीट की रिक्वायरमेंट है या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, यकीन करेंगे ये पोल्ट्री इंडस्ट्री ना होती तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो आपका मटन और बीफ का जो हालात हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक प्रोटीन जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, ये इसको मीट कर रहा है ये। बिल्कुल। तो एक तो ये है कि अगर कॉस्ट फीड की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं और कम हो जाए, चूजे की प्राइसेस जो है जिस तरह बढ़ रही हैं वो थोड़ी कम हो जाए, इस तरह बिजली मेन आपका जो लगता है चलो पूरा जब चल रहा है तो वो उस पे भी, वो भी कॉस्ट है इस पे, और वो भी उसकी प्राइसेस बढ़ रही। और इस बजट में कुछ गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह के ऊपर भी बात की है, तो
लाजमी बात है फिर उस पर टैक्सेस लगेंगे। मजीद टैक्सेस लाभ आला जो है वो इंडस्ट्री पे लगते हैं ज़मीन के, वो फिर आखिर में जो एंड कंज्यूमर ने ही उसको बेयर करने पड़े, ठीक हो गया, लेकिन वो इंडस्ट्री को नुकसान हो। इंडस्ट्री को नुकसान होता है उसका। अच्छा उमर साहब, बड़ी हमारी फ्रूटफुल गुफ्तगू रही पोल्ट्री के हवाले से, कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज यही है कि एक तो जो कुछ गलत फहमियाँ पाल रखी बात हैं की हैं उनसे उसके ज़रा निकल जाएं, जी। और इस किस्म की कि जनाब के ये ब्रायलर यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक बात की थी, अभी फिर दोबारा भी बात करता हूँ कि अब मतवाजन आप बैलेंस खुराक यूज़ करें। मैं ये नहीं कहता कि आप हफ्ते में 7 दिन ही आप मुर्गी का गोश्त खाएं, लेकिन बैलेंस के तौर पर आप 2 या 3 दिन जो है मुर्गी का गोश्त लाजमी खाएं। प्रोटीन लें जितनी आपको ज़रूरत है, रिक्वायरबल है। किसी भी चीज़ की ज्यादती जो है ना वो नुकसान का बायस बनती है। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ उमर धामी, और इन्होंने बड़ी ही जो शकूक शुबहात थे पोल्ट्री से रिलेटेड हमारे, वो उन्होंने दूर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको भी इसका सुनेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। तो उमर साहब की एक और भी इनकी छुपे हुए जेम है, इनकी एक और भी क्वालिटी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी एपिसोड में आपको उसका जिक्र करेंगे, इनको बुलाएंगे और गुफ्तगू करेंगे इनके साथ। तो अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बनिए हमारे साथ, हमारे कारवान का हिस्सा। नेक्स्ट पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।